हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएस जोन होम साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फूड। तो आपको जैसा जैसा कि आपको पता है, जो मनुष्य की जो बुनियादी आवश्यकता होती हैं उसमें सबसे पहले होता है रोटी। जैसे आप जानते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें सबसे पहले नाम आता है रोटी यानी कि भोजन। मनुष्य को ज़िंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता सबसे पहले होती है? फूड की आवश्यकता होती है। तो आखिर भोजन क्या होता है? तो भोजन वह पदार्थ होता है जिसको हम या तो खाते हैं या फिर पीते हैं, जिससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है, यानी कि न्यूट्रिशन मिलता है, एनर्जी मिलता है और उसको स्वास्थ्य मिलता है, जिससे हम जो अपनी जो दैनिक कार्य होता है उसको हम सुचारू रूप से कर सकते हैं। उसे ही हम फूड कहते हैं। जो रोटी, दाल, चावल इत्यादि जो खाते हैं उसको हम फूड कहते हैं। भोजन का कार्य अब जानेंगे कि भोजन का क्या कार्य होता है। भोजन का कई तरह का काम होता है, जिसमें सबसे पहले आता है शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य मतलब जो फिजियोलॉजिकल इसका फंक्शन क्या होता है। तो भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, शरीर का वृद्धि और विकास में भोजन के द्वारा ही होता है। और ये जो होता है, जो भोजन होता है शरीर को रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जब हम जो भोजन करते हैं, भोजन के द्वारा ही ब्लड बनता है और ब्लड में ही आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं। तो जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उस शरीर को जो बाहरी जो हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस होता है, इनसे लड़ने में मदद करता है। तो जो भोजन के द्वारा ही ना आखिर ये सब हो रहा है। तो यही बोल रहा है कि भोजन शरीर को रोगों से रक्षा करता है। फिर इसका सेकंड काम देखेंगे, जो भोजन का सामाजिक कार्य भी होता है। भोजन का केवल बस एक शारीरिक कार्य नहीं होता है कि बस हम भोजन खाएंगे, एनर्जी मिलेगा, वृद्धि और विकास होगा, रोगों से रक्षा होगा, नहीं। उसका जो सोशलाइजेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि सबसे पहले क्या होती है, पारिवारिक एकता बढ़ती है। जब हम एक साथ मिलकर, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जब एक साथ मिलकर खाना खाते हैं तो उनमें क्या होता है, आपस में बातचीत करते हैं तो उनसे क्या होता है, आपस में प्रेम बढ़ता है और जो संबंध होता है उनके बीच का वो मजबूत होता है। सामाजिक मेल जोल बढ़ता है। ठीक है, अब भोजन से सामाजिक मेलजोल कैसे बढ़ता है? जैसे मान लीजिए जब कोई फंक्शन होता है, जैसे शादी, जन्मदिन, त्यौहार, तो वहाँ पे जब लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं तो इससे सामाजिक मेलजोल भी तो बढ़ता ही है ना। फिर थर्ड है संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण होता है। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए जो जो एर कुछ जो जैसे मान लीजिए जो एरिया होता है, हर हर एरिया में एक अपना कोई पर्टिकुलर फेमस फूड होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जब होली होता है तो वहाँ पे गुजिया बनाया जाता है। बिहार में जब छठ होता है तो ठेकुआ बनाया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे वहाँ की जो संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण भी होता है, भोजन के माध्यम से होता है। फिर अतिथि सत्कार का माध्यम भी भोजन होता है। जब अतिथि आते हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं, अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं ना। तो अतिथि सत्कार, ये भी अतिथि सत्कार का ही भी एक माध्यम हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड देखिए, भोजन का मनोवैज्ञानिक काम होता है, यानी कि साइकोलॉजिकल भी काम होता है। अब इसका साइकोलॉजिकल काम से मतलब क्या है? जब हमें भूख लगती है, हमें भूख लगती है तो हम किसी भी काम में मन नहीं लगता है। ठीक है, जब हम भोजन कर लेते हैं तो भूख जो होती है वो शांत हो जाती है, तृप्ति मिलता है, खुशी और आनंद मिलता है, उससे स्ट्रेस भी कम होता है और भावनात्मक संतुष्टि होती है। मतलब भावनात्मक संतुष्टि मतलब ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई आपने कोई अच्छा अचीवमेंट कर लिया, आपने अपने एग्ज़ाम में भी कोई अच्छा अचीवमेंट कर लिया, तो आप उसको सेलिब्रेट करने के लिए जब अच्छा भोजन करते हैं, मान लीजिए कहीं पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको संतुष्टि मिलती है ना। तो यही कहा जा रहा है, इससे भोजन का मनोवैज्ञानिक भी काम होता है। अब आगे पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट। तो मैंने पहली कक्षा में बताया था कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट मतलब क्या होता है, वे तत्व होते हैं जो हमें भोजन से मिलते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने, ऊर्जा देने और शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट यानी कि बड़ा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, 100 mg पर डे से अधिक इसकी आवश्यकता होती है। फिर जो सेकेंड होता है वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि 100 mg से कम पर डे इसकी आवश्यकता होती है। अब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, इसमें सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट,
फिर सेकेंड पे प्रोटीन, फिर थर्ड फैट होता है। फिर जो सेकेंड है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आते हैं, जितने भी तरह के जो विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स, जैसे जो विटामिन्स होते हैं ना, विटामिन ए, डी, ई के जितने भी उसके टाइप्स होते हैं वो सब माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं। और जितने मिनरल्स होते हैं जैसे कि जो कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, आयोडीन, कॉपर, जो मैग्नीज है, फ्लोराइड होते हैं, फिर जो सेलेनियम होता है, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड, सल्फर, जितने तरह के जो मिनरल्स होते हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं। तो इसको क्या करेंगे, जितने भी, अब इसको सीक्वेंस वाइज हम कवर करेंगे। जैसे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को कंप्लीट करेंगे। फिर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट में जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जो आज का जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, इसको कंप्लीट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट। जब हम रोटी, चावल, आलू और जो भोजन खाते हैं तो शरीर को सबसे पहले कौन सा पोषक तत्व जो एनर्जी देने का काम करता है, आप इसको बताइए। जब हम भोजन खा रहे हैं, रोटी, चावल, तो सबसे पहले कौन सा पोषक तत्व हमें एनर्जी देता है? क्या प्रोटीन देगा, या फिर फैट देगा, या फिर कार्बोहाइड्रेट देता है? तो सबसे पहले एनर्जी देने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक है। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह पोषक तत्व होता है जो शरीर को मुख्य रूप से एनर्जी देने का काम करता है, यानी कि सब इसका मेन काम ही होता है एनर्जी देने का, ठीक है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, कहीं कहीं पे 4 किलो कैलोरी लिखा होता है। तो मतलब आप दोनों में से, मान लीजिए आप एग्ज़ाम में जब दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देता है, या तो 4.2 किलो कैलोरी होगा या फिर 4 किलो कैलोरी होगा, तो जैसा ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से आप लगाइएगा, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट का जो मेन स्रोत होता है वो वनस्पति जगत से मिलता है, यानी कि जो वनस्पति जो जगह से जो हम फूड लेते हैं वहीं से हमको कार्ब्स मिलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत क्या होता है, जो शकरकंद हो गया, आलू हो गया, और जो कॉर्न होते हैं यानी कि जो मक्का होता है, बाजरा, जितने तरह के जो अनाज होते हैं, चीनी, गुड़, फल, ये सब कार्बोहाइड्रेट के ही स्रोत होते हैं। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का हम यहाँ पर कंपोजिशन देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट में 3 कंपोनेंट होते हैं, इसमें हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो होते हैं 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट के जो कंपोजिशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1 के अनुपात में होता है, जो जल के ही समान होता है। इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट की संरचना होती है उसको जल के समतुल्य भी बोला जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। मुंह में जो होता है टाइलिन एंजाइम, जिससे को हम अमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन स्टार्ट होता है, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, जब कार्बोहाइड्रेट का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, अब देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है? टूटना होता है। लाइसिस मतलब टूटना है, यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट अपने सबसे सरलतम रूप में टूटता है तो वो ग्लूकोज बनाता है। अब इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट नहीं टूट सकता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सरलतम रूप क्या कहलाता है? ग्लूकोज कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट होते हैं। मान लीजिए, मतलब इसमें देख लीजिए 3-4 अगर जो ग्लूकोज यूनिट है, तो आखिर ये आपस में कैसे जुड़े रहेंगे? तो इसी बीच में जो होता है एक ग्लाइकोसिक बॉन्ड होता है जो आपस में इसको कनेक्ट करने का काम करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, भारत में आहार तालिका में कार्बोहाइड्रेट 60 से 70% होता है। यानी कि भारत में जब हम एक दिन में जो हम अपने फूड से जो एनर्जी लेते हैं, 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट से ही उस एनर्जी को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ज़्यादा ही कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप अपने नोट्स में इसको अच्छे से मेंशन कीजिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक होता है मोनोसेकेराइड, सेकेंड डाइसेकेराइड, थर्ड पॉलीसेकेराइड होता है। मोनोसेकेराइड
में 3 तरह के जो कार्बोहाइड्रेट आते हैं, जिसमें आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड में आता है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। एंड पॉलीसैकेराइड में आता है स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, और जो पेक्टिन होता है, पेक्टिन। फिर ये क्या बोलते हैं, एक सेलुलोज भी होता है। फिर जो ग्लाइकोजन होता है, ये सब पॉलीसैकेराइड में आते हैं। अब आगे चलिए इसको 1 बाय 1 इसको कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें सबसे जो पहला है ये है, रुक जाइएगा थोड़ा सा, इसमें सबसे जो पहला है वो है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है, तो मोनोसैकेराइड जो होती है सबसे सिंपल शुगर होती है, जिससे और छोटे भागों में इसको नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है। और शरीर को मुख्य रूप से एनर्जी देने का काम जो होता है मोनोसैकेराइड ही होता है। यानी कि मान लीजिए जो डाइसैकेराइड हो गया या फिर पॉलीसैकेराइड होता है, इसको कंज्यूम कर लेते हैं, जब तक वो मोनोसैकेराइड फॉर्म में नहीं आएगा तब तक हमको एनर्जी नहीं मिलता है। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का जो सैकेराइड होता है वो होता है मोनोसैकेराइड होता है, जिसमें सबसे पहले इसमें नाम आता है ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लूकोज का यहाँ पे देख लीजिए फार्मूला लिखा है 66H12O6 है, ठीक है। तो ग्लूकोज से क्या होती है, ग्लूकोज से हमको करंट एनर्जी मिलती है, तुरंत ही एनर्जी मिलती है। इसको अंगूर की शर्करा भी बोलते हैं, इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, और इसको ब्लड शुगर भी बोला जाता है। अब ग्लूकोज किससे मिलती है, ग्लूकोज जो होती है, जो अंगूर हो गया, शहद हो गया, और जो गुड़ होता है, इससे भी ग्लूकोज मिलता है। ये जो होती है रैपिड एनर्जी देने का काम करती है। जैसे आपने खाना खाया, जब वो ग्लूकोज फॉर्म में आती है तो वो एनर्जी देने का काम करती है। फिर यहाँ पे सेकेंड है फ्रक्टोज। इसमें नाम में देखिए, फ्रक्टोज मतलब फ्रूट। तो फ्रूट यानी कि जो फलों की शर्करा होती है उसको हम फ्रक्टोज कहते हैं, इसको लेविलोज भी बोला जाता है। जैसे ये जो कहाँ मिलती है, आम हो गया, सेब, केला, जितने भी फ्रूट्स होते हैं इसी में ये मिलता है। ये जो फ्रक्टोज फ्रूट्स बेसिकली जो होता है फ्रूट्स में मिलता है। फिर थर्ड है ग्लैक्टोज। जो ग्लैक्टोज होता है, ये जो हमारी प्रकृति होती है उसमें स्वतंत्र रूप में नहीं मिलता है, इसको न्यूरॉन शुगर भी बोला जाता है। और लैक्टोज और ग्लूकोज मिलकर ग्लैक्टोज बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ आया मोनोसैकेराइड क्या होता है। मोनोसैकेराइड में तीन सैकेराइड का नाम आता है, जिसमें सबसे पहला आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज को हम करंट एनर्जी भी बोला जाता है, अंगूर की शर्करा, डेक्सट्रोज और ब्लड शुगर भी बोला जाता है। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा और ग्लैक्टोज को न्यूरॉन शुगर कहा जाता है। अब आगे देखेंगे डाइसैकेराइड को याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जैसे कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे जो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है, आप इसको याद कीजिए SML। एस मतलब क्या हो गया, सुक्रोज, M मतलब माल्टोज, एंड L मतलब लैक्टोज। डाइसैकेराइड में आता है SML, सुक्रोज। ये जो पहला जो दिया हुआ है सुक्रोज, इसमें क्या होता है, 1 यूनिट ग्लूकोज और 1 यूनिट फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनता है। यानी कि जो डाइसैकेराइड है, इसमें जब 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं तब डाइसैकेराइड बनता है, ठीक है। और मोनोसैकेराइड में पढ़ा था ना, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है और ग्लैक्टोज होता है। तो सुक्रोज को बनाने के लिए दो मोनोसैकेराइड चाहिए, क्योंकि ये सुक्रोज है डाइसैकेराइड, ठीक है। तो 1 ग्लूकोज यूनिट और 1 फ्रक्टोज यूनिट जब मिलते हैं तब बनता है सुक्रोज। इसको टेबल शुगर भी बोला जाता है, कॉर्न शुगर, केन शुगर, गन्ने की शर्करा, घरेलू चीनी और चुकंदर की शर्करा भी बोला जाता है। और इसको याद करने का बहुत एक फ़नी ट्रिक्स है, जैसे सुक्रोज, ये भी भूल जाता है कि सुक्रोज किस चीज़ से मिलकर बना है, तो आप इसको ऐसे याद कीजिएगा, शुक्र है कि GF है, शुक्र है कि GF है। यानी कि शुक्र मतलब सुक्रोज हो गया, G से ग्लूकोज, F से फ्रक्टोज हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए जो माल्टोज है, माल्टोज में जब 2 यूनिट ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तब बनता है माल्टोज। तो माल्टोज को हम जौ की शर्करा भी कहते हैं, माल्ट शर्करा बोला जाता है, और मंड की शर्करा भी बोला जाता है। माल्टोज में जब 2 यूनिट ग्लूकोज मिलता है,
जब 2 यूनिट ग्लूकोज मिलता है तब बनता है माल्टोज। फिर इसका जो थर्ड टाइप है ये है लैक्टोज। ठीक है। तो जो लैक्टोज कहाँ मिलता है? दही में मिलता है। और दही किससे मिलकर बना होता है? दूध से मिलकर बना होता है। तो कहीं ना कहीं मिल्क से कनेक्ट है ना, तो इसलिए इसको मिल्क की शर्करा भी बोला जाता है। और ये जो लैक्टोज होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर लैक्टोज बनता है, यानी कि इसमें जो ग्लूकोज होता है फिर और ग्लैक्टोज जब मिलता है तब बनता है लैक्टोज। ठीक। अब फिर देखेंगे पॉलीसेकेराइड क्या होता है? इसमें बहुत सारे सेकेराइड होते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है स्टार्च का नाम आता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टार्च। अब स्टार्च क्या होता है? यहाँ पे देखिए ये है पॉलीसेकेराइड। पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब ज़्यादा होता है। जब बहुत सारे सेकेराइड आपस में मिलते हैं तब बनता है पॉलीसेकेराइड, यानी कि जब बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट जब आपस में मिलते हैं तब बनता है पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड में सबसे पहले नाम आता है स्टार्च का नाम होता है। ठीक है। तो स्टार्च जो होता है, ये जो होता है पौधों में ऊर्जा स्टार्च के रूप में ही स्टोर होता है, इसलिए इसको पौधों में ऊर्जा संग्रह करने वाला भी बोला जाता है। स्टार्च को पौधों में एनर्जी को संग्रह करने वाला भी बोला जाता है। और स्टार्च होता है अनाज में पाया जाता है। जो कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है उसमें अनाज होता है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं इसमें भी स्टार्च होता है। अब जितने जो हम लोग चावल हो गया, आलू, गेहूँ जिसको खाते हैं, इसमें स्टार्च भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फिर यहाँ पे देखिए डेक्स्ट्रिन होता है। डेक्स्ट्रिन क्या होता है? जब जो अनाज होता है या फिर जो खाद्य पदार्थ होता है, जब उसको हम ताप के संपर्क में लाते हैं, बेसिकली जो ड्राई हीट होता है उसके संपर्क में लाते हैं तो उसमें भूरापन आ जाता है, उसे ही हम डेक्स्ट्रिन कहते हैं। यानी कि जब हम जैसे इसको समझ सकते हैं, जब हम रोटी बनाते हैं, जब रोटी को हम तवे पे सेकते हैं, तवे पे सेकने का मतलब क्या है? उसको ड्राई हीट कर रहे हैं। जब उसको ड्राई हीट करते हैं तो उसमें भूरा भूरा जो गोल गोल सा जो दिखता है ना, उसे ही हम डेक्स्ट्रीन कहते हैं। ताप के संपर्क में आने पे अपना जो कलर होता है लाल या फिर भूरे रंग में कन्वर्ट कर देता है। ये जो डेक्स्ट्रीन अंकुरित अनाजों में भी पाया जाता है। फिर जो थर्ड देखिए ग्लाइकोजन शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है जब बॉडी में, जब मान लीजिए वो जो पॉलीसेकेराइड बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना हुआ है, तो जब बॉडी में बहुत ज़्यादा जब ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, ये जो ग्लाइकोजन होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको मांसपेशी जो हमारी मसल्स होती हैं और जो लीवर होता है उसको उसी में कंट्रोल कर देता है। इसलिए इसको एनिमल कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। यानी कि जो ग्लाइकोजन होता है उसको एनिमल कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है। फिर जब शरीर को बॉडी की आवश्यकता होती है तो फिर यह ग्लूकोज के फॉर्म में टूट जाता है। फिर यहाँ पे देखिए फोर्थ है सेलुलोज। जो सेलुलोज होता है ये जो पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वहाँ पे पाई जाती है। जो जैसे जो अनाज के जो छिलके हो गए हैं, फल के जो छिलके होते हैं उसमें पाया जाता है। और सेलुलोज से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन ये हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। जैसे कब्ज वगैरह हो जाता है तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे जो अंजीर होता है इसमें सेलुलोज बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर यहाँ पे फिर देखिए जो पेक्टिन है, पेक्टिन आप जानते हैं क्या होता है? आपने अगर जो बीएससी या फिर बीए में प्रैक्टिकल वगैरह किया हुआ होगा, जो जैम जेली बनाया जाता है तो उसमें जैसे जब मैंने अपने क्लास में प्रैक्टिकल किया था तो अमरूद से वहाँ पे जेली बनाया गया था। तो उसको जेली बनाने के लिए जो अमरूद का पहली बात एकदम पका हुआ अमरूद लिया गया था, जिसमें बहुत सारे जो गुदा होते हैं जो अब अपने एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पका हुआ अमरूद लिया जाता है और उसका जो गुदा होता है उससे जेली बनाया जाता है। तो जो गुदा होता है उसी में पेक्टिन होता है। तो ये जो तब पके फल में मिलता है, जो पेक्टिन होता है पके फल में मिलता है, इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है और ये भी जो होता है हमारे डाइजेशन में ही हेल्प करता है। ठीक है। और तो ये था कार्बोहाइड्रेट। अगर जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।
अब आगे एक देखिए एक टर्म होता है जिलेटिनाइजेशन। आखिर ये जिलेटिनीकरण क्या होता है? यहाँ पे देखिए जिलेटिनीकरण क्या होता है, जब जो अनाज होता है, यहाँ पे देखिए अनाज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्टार्च लिखना चाहिए, स्टार्च। आप अपने नोट्स में सही कर लीजिएगा। जब स्टार्च को हम गर्म पानी में जब स्टार्च को हम पानी में रख कर उसको गर्म करते हैं तो जो अनाज होती है यानी कि जो स्टार्च होता है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो फट कर फूल जाती है, और यही जो परिवर्तन होता है जिलेटिनाइजेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए जब हम चावल को पकाते हैं तो क्या करते हैं, चावल जो होता है जब कच्चे फॉर्म में होते हैं तो एकदम पतला सा होता है ना, फिर जब उसको पानी में पकाते हैं तो पक जाता है, फूल जाता है। तो यही होता है, चावल का क्या होगा, जिलेटिनीकरण हो गया। ठीक है, तो इसका किस चीज़ का जिलेटिनाइजेशन होता है? जो सूजी हो गया, आटा, चावल, दाल, मांड, इन सब चीज़ों का होता है। अब चलिए अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है जो यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड है? ऑप्शन नंबर ए सुक्रोज, ऑप्शन नंबर बी मांड यानी कि स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला देखिए सुक्रोज। मैंने बताया था ना शुक्र है, यानी जो ये बताया था ना सुक्रोज किस में आता है, सुक्रोज मतलब SML जो होता है ये डाइसेकेराइड में आता है, तो ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए मांड मतलब स्टार्च जो पॉलीसेकेराइड में आता है, और डी सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड में आता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज, यानी कि जो ग्लूकोज होता है ये मोनोसेकेराइड होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जो UPPSC GIC 2021 में पूछा गया है और 2017 में भी पूछा गया है। मानव शरीर के कौन से अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं? अभी तुरंत पढ़ाया है ना कि जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पे स्टोर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए फेफड़े एवं आमाशय, ऑप्शन नंबर बी यकृत एवं मांसपेशियाँ, ऑप्शन नंबर सी आमाशय एवं मांसपेशियाँ, ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत एवं यकृत। तो जब ग्लूकोज की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये जो हमारा लीवर होता है, मसल्स होता है, वहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए UPTGT 2021 और 2011 में पूछा गया है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, तो मान लीजिए इस चीज़ को मैंने नहीं पढ़ाया, फिर भी ये तो बताया था ना ग्लाइकोलाइसिस मतलब क्या होता है। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब टूटना, यानी कि ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजन का विघटन, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी अमीनो अम्ल तथा वसा का निर्माण। अब ग्लाइकोलाइसिस है यानी कि ग्लूकोज टूट रहा है, तो ग्लूकोज टूट रहा है तो अमीनो अम्ल और वसा का निर्माण तो ये कहीं से भी नहीं होगा। आप तो इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ये तो कहीं से नहीं होने वाला है। इसमें ग्लाइकोजन का विघटन नहीं होता है, इसमें ग्लूकोज का विघटन होता है, ठीक। और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं होता है। ग्लाइकोलाइसिस से तो टूट रहा है ना, तो ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये देखिए हरियाणा PGT 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, लैक्टोज निर्माण में लैक्टोज निम्न इकाइयों से निर्मित होता है, यानी कि लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर, ऑप्शन नंबर सी फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज से मिलकर, ऑप्शन नंबर डी ग्लैक्टोज और ग्लैक्टोज से मिलकर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा क्योंकि ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं, ये तो नहीं होने वाला है। फिर यहाँ फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज मिलकर लैक्टोज नहीं बनता है। फिर ऑप्शन नंबर डी देखिए ग्लैक्टोज और ग्लैक्टोज मिलकर
लैक्टोज नहीं बनता है। डी भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज और जब लैक्टोज बनते हैं तब लैक्टोज बनता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है, शरीर में ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था क्या कहलाती है? जब शरीर में जो ग्लूकोज होती है उसको स्टोर कर लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? क्या उसको ग्लिसरॉल बोलते हैं, या फिर ग्लाइकोजन बोलते हैं, या फिर ग्लैक्टोज, या फिर ग्लूकागॉन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। यानी कि बताया था ना, जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाता है तो जो लीवर और मसल्स में स्टोर होता है तो उसको हम ग्लाइकोजन भी कहते हैं, और इसको हम एनिमल कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम कौन है? यानी कि स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम कौन है? ऑप्शन नंबर ए अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी फास्फेटेज। ऑप्शन नंबर सी फास्फोराइलेज। ऑप्शन नंबर सी कैनेसिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमाइलेज, जिसे हम टाइलिन भी बोलते हैं। इसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। यानी कि जो मानव शरीर में स्टार्च का पाचन जो होता है मुंह से ही स्टार्च मतलब कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, और इसका जो पाचन होता है मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मुंह में क्या होता है, जो लार होता है उसमें टाइलिन होता है, ये जो होता है स्टार्च के पाचन में मदद करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त सेवन का परिणाम क्या होता है? यानी कि जब हम कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक सेवन कर लेते हैं तो उससे क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए क्या रिकेट्स होता है। ऑप्शन नंबर बी मोटापा होगा। ऑप्शन नंबर सी एनीमिया होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कुष्ठ रोग होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए रिकेट्स जो होता है ए तो विटामिन डी की कमी से होता है, और जो एनीमिया होता है ए आयरन की कमी से होता है, और जो विटामिन डी होता है ए जो डी ऑप्शन दिया है कुष्ठ रोग, तो ये जो होता है बैक्टीरिया से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोटापा। जब हम कार्ब्स अधिक ले लेते हैं तब मोटापा होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी एनर्जी मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 4 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी 5 कैलोरी। ऑप्शन नंबर सी 7 कैलोरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी 9 कैलोरी। तो इसका जो राइट आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। और यदि आपको कोई कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।